हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड ये जो हमारी ऑडिट की सीरीज चल रही है फ्रॉम आवर डायरेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, हमारे आईसीआई के जो अपना सबसे मेन ग्रंथ है, हमारा सब कुछ है आईसीआई मॉड्यूल से जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसका एथिक्स का ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम एथिक्स को कंप्लीटली कवर करेंगे, साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस। क्या कवर करने वाले हैं? क्वेश्चंस। तो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, पहले वाले पार्ट्स में बाकी की चीजें कवर कर ली, यहाँ तक हम रुक गए थे। ये क्या है? इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 210। हमने ऐसे 200 देखा था। क्या बात कर रहा था ऐसे 200? भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है ऑडिट? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर क्यों क्या करना है, कैसे करना है, इसकी बात कर रहा था। ऐसे 210 हम बात करेंगे। जैसे ही हमने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव निकाल लिया, जैसे हमको समझ गया भाई हमको जाके उस बंदे का ऑडिट करना है, हमने सबसे पहली चीज क्या करनी पता है? उस बंदे से जाके ना कुछ लिखवा के लेना है। उस लिखवा के, अच्छा ये लिखवा के क्यों लेना है सर? क्या है, हम तो सीए, हमारी कोई भी मानेगा, ऐसा नहीं होता। आपको आपके काम का, आप क्या करने वाले उसकी हर चीज का एक एविडेंस रखना पड़ता है। इसका भी एक ऐसे है भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके, तो उसी का एक पार्ट एंड पार्सल हो जाता है। ऐसे 210 बोलता है आप क्या कीजिए, जाइए वहां पे ऑडिट का एक लेटर बनाइए, इसमें लिखिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या करना, आप भी साइन करना और मैनेजमेंट का भी साइन लेना। ऑडिटर भी साइन करेगा और मैनेजमेंट भी साइन लेगा। सर अब क्या होता है पता है, ये मैनेजमेंट जो होती है ना, ये होती है बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व, डे टू डे काम कर रही होती है। तो चांसेस होते हैं कि ये लोग फ्रॉड करे, चांसेस होते हैं ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व, अपने को नहीं पता, वी एज ऑडिटर अपने को नहीं समझ पाता वो इमीडिएटली। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो फाउंडिंग मेंबर्स रहते हैं, या फिर ऐसा रहता है कि हर कंपनी में कुछ लोग रहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, ओके, ये लोग है ना, ये लोग डे टू डे काम में बिजनेस के इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, बिजनेस संभालने के लिए नहीं रहेंगे। इन लोगों का काम रहेगा कि अपना जो बिजनेस है ये स्पिरिट में यानी क्या, जिस चीज के लिए शुरू किया था, जो अच्छी चीजों के लिए शुरू किया था, क्या उस चीज की क्वालिटी मेंटेन करना है, क्या यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है ना, ऐसी सारी चीजें देखने के लिए बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिनका नहीं होता, जो होते हैं गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस यानी क्या गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस? गवर्नेंस यानी यही कि कोई चीज है वो सही डायरेक्शन से चल रही है कि नहीं, ये चेक करते रहना और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर अच्छे खासे क्या बोलते हैं उसको हम, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना, ये सब काम जो रहता है ना, ये काम करते हैं गवर्नेंस वाले। जैसे हमारा गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बाद में, पहले गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी बिजनेस वालों को बोलो आप बिजनेस करो, टेंशन मत लो, सरकार आपको आके किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स की चिंता नहीं देगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो ही आएगी, तो दैट इज बेसिकली गवर्नेंस। तो कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, जो लोग बिजनेस में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेंगे, वो बिजनेस के गवर्नेंस के ऊपर ध्यान रखेंगे, इनको हम कहते हैं दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। ऐसे लोग जिनको जिनको काम दिया गया है गवर्नेंस का। तो मैनेजमेंट के साथ साथ जहां पे टीसीडब्ल्यूजी वाले लोग होते हैं ना, उनको भी अपने को ये लेटर देना है, उनसे भी साइन ले लेनी है। तो इस पे ऑडिटर साइन करेगा, इस पे मैनेजमेंट साइन करेगा, अगर होंगे तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले भी साइन करेंगे। सर ये टर्म्स होंगी क्या? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मैं बोलूंगा एज ऑडिटर, देखो भाई मैनेजमेंट वाले, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल बनाया गया है, ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैनेजमेंट की थी। साइन करो पहली टर्म, ये बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी, साइन करो। दूसरी चीज, जब जब आपने जो क्या बोलते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैनेजमेंट की थी। करो ये दूसरे कंडीशन पे साइन। ठीक है, आपका बिजनेस है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये देखना बिजनेस में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है, बिजनेस में कोई जानबूझ के फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखने का यानी अंदरूनी कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। लगाओ साइन। और लास्टली, मैं ऑडिटर हूं भाई, मैं आऊंगा, मैं 4 सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए। मैं आऊंगा, मैं किसी भी आदमी से बात करूंगा आपके बिजनेस के बारे में, उसने मुझे आंसर देना चाहिए। मैं आऊंगा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है मुझे एक जगह पे मिलना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है ढूंढने का सर, आपका काम है देने का। चलो लिख दिया यहाँ पे एक टर्म, करो साइन। बस यही टर्म्स होते हैं एंगेजमेंट के। अब देखोगे तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ऐसे 210 बोलता है, ऐसे 210 डील्स विद ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटीज। किसके लिए सर? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। किसके साथ साइन करेगा सर? विद मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये ऑडिट एंगेजमेंट जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ऑडिट एंगेजमेंट, ये हम तभी और तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये दो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहला, ऑडिट के लिए जो सुव्यवस्था है, दैट इज प्री कंडीशंस, वो प्रेजेंट है। सर प्री कंडीशंस, यही तो मैं बात कर रहा था अभी। एफएस बनाने की जिम्मेदारी आपकी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी। सर ये एफआरएफ क्या बोल रहे हो? बार-बार बता रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, धांधड़ मत, ये मत कर देना एकदम क्या क्या बोल रहा हूं। प्री कंडीशंस, फिर ये सारी चीजें जो हमने ऊपर मैंने बताई ना, वो प्री कंडीशंस होती है। दूसरी, ऑडिटर को भी पता है और मैनेजमेंट को भी पता है कि हम जो ऑडिट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए ऑडिट कर रहे हैं, वो क्या है, ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिट में आके दैट इज देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वो आके आपको बोल नहीं सकते चलो नाच के बताओ,
नाच के नहीं बताएंगे सर, कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी पहले से, आके सिर्फ बुक्स चेक करनी थी। चलो यहाँ पे लिख के दो नो फ्रॉड एग्जिस्ट, नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, हमको इनहेरेंट लिमिटेशंस है, दैट इज देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो सर इज दिस रेलेवेंट फॉर एग्जाम? बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली नॉट। कट करके रीड करके कट कर देना, ऊपर का भी रीड करके कट कर देना। तो सर ऊपर का मतलब ये वाला पार्ट, ओके। तो सर रेलेवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये आ जाता है रेलेवेंट, ये आ जाता है रेलेवेंट। अब मैं आपसे बात करूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। यार आपको किसने बताया यार प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे टी में बनता है, इनकम यहाँ पे लिखी जाती है, एक्सपेंस यहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट ऐसी बनती है, यहाँ पे एसेट्स होते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी होती है, किसने बताया? हाँ, किसने बताया अभी नए कंपनीज एक्ट में कि वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल पीएनएल ऐसे बनेगा, इसको पीएनएल अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसने बताया? कोई तो है बताने वाला। 11 12 में तो सिर्फ जर्नल मार के शांत बैठ गए, लेकिन कोई तो बताने वाला है ना। तो जो भी कोई हो बताने वाला, वो हमेशा होता है लॉ। लॉ आपको बताएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी ढांचा, ढांचा दिया जाता है आपको, उसी के हिसाब से आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट होंगे, किसको रिपोर्ट होंगे? सर शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, सर गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सर बैंकर्स के पास जाएंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने वाली है और उसका फ्रेमवर्क कैसा रहेगा ये बताने वाला लॉ होता है, और इसको हम बोलते हैं एफआरएफ। तो सर ये हर एक का अलग होता है, बिल्कुल भाई। बैंक का अलग पीएनएल होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का अलग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का शेड्यूल होता है, अलग सब अलग बनता है। आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में दिया गया है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट में, जाके गूगल कर लेना। शेड्यूल 3 में बताया गया है कंपनीज का पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो ये होता है एफआरएफ। तो ये क्या मेरी जिम्मेदारी है क्या कि मैं मतलब मैं ऑडिटर ना, मैं ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्या ये सब आके देखना, सिलेक्ट करना कि भाई ने आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए था, आपको इस लॉ को फॉलो करना चाहिए था? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो किसकी है सर? ऑब्वियसली ये सब करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। फर्स्ट डे से बोलता आ रहा हूं, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रेजेंट देम, अपनी नहीं है सर। लॉ में आप देखोगे सब कुछ उनका ही रहता है, अपने को जाके सिर्फ उस पर कमेंट करना है, सही है गलत है, सही है गलत है, यानी मटेरियली मिस्टेटेड नहीं है। देखेंगे तो प्री कंडीशंस, ऑडिट के लिए प्री कंडीशंस क्या होती है सर? सबसे पहले मैनेजमेंट कैसा एफआरएफ यूज कर रहा है, एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज कर रहा है, सबसे पहली प्री कंडीशन हो गई। सेकंड, ये तो ये इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। सेकंड हो जाता है कि अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट यानी क्या, मैनेजमेंट को भी पता है, ऑडिटर को भी पता है कि ऑडिट का प्रीमाइस, ऑडिट का बेसिस, ऑडिट का सार क्या है, ऑडिट क्यों कर रहे हैं। मैं वहां पे जाऊंगा तो ये नहीं बोलेंगे पता चल नाच के बता, ये वो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑडिट में आता नहीं, होता तो मैं कर देता। तो प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, सर ये रेलेवेंट है, ऊपर वाला नहीं। ये रेलेवेंट है सर, किधर ये लिखना पड़ेगा? नहीं, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑडिट के लिए प्री कंडीशंस क्या होती है, तो मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज करेगा, और दूसरा क्या, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट एंड ऑडिटर में कि हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, दैट इज ऑन द प्रीमाइस ऑन व्हिच ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड। तो सर अभी फिर ये सारा आप पढ़ा रहे हो, अगर आप बोल रहे हो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं, तो एग्जाम के लिए रेलेवेंट कौन सा है? तो रेलेवेंट है ये वाला पार्ट कि ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा टू एस्टैब्लिश, टू असर्टेन, टू देखने के लिए कि भाई प्री कंडीशंस है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है सबसे पहले जाके हमको क्या करना है, चेक करना है कि जो एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो ढांचा यूज कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अच्छा है, ओके, तो ऑडिट की प्री कंडीशन पहले आ गई। दूसरी, मैनेजमेंट से लिखवा के ले, उसको लात मार के उससे लिखवा के ले, भाई क्या क्या ये एक्नॉलेज करता है, ये मानता है, ये अंडरस्टैंड करता है, ये समझता है। पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की प्रिपरेशन की रिस्पांसिबिलिटी किनकी है? उनकी है। दूसरी चीज, इंटरनल कंट्रोल। सर ये क्या बोल रहे हो इंटरनल कंट्रोल? कोई बिजनेस वाला है, उसके पास बैठता है एक कैशियर, इस कैशियर को 4 काम दिए, कैश आएगी कलेक्ट करना, कैश खर्चा करना, कैश बैंक में जमा करना, कैश बैंक से लेके आना। मुझे बताओ क्या गारंटी है ये बंदा किसी ना किसी दिन चोरी नहीं करेगा? हो सकता है शाम को लेके जाए, सुबह लेके आए वापस अपना कैश खर्च करके वगैरह, हो सकता है सैलरी लेट आती है, फिर सैलरी जल्दी नहीं आती, तो उस दिन 1-2 दिन पहले वो यूज कर लेता है कैश, कंपनी की सैलरी के दिन वापस डाल देता है। तो ये ना हो इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, मेकर चेकर प्रोसेस लगता है। मतलब एक ही बंदे को बहुत सारी ड्यूटीज नहीं मिलेंगी, अगर कोई बंदा एक्स काम करेगा तो एक दूसरा बंदा रहेगा वो एक्स काम को चेक भी करेगा। तो इस कंट्रोल को लगाने को हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। सर इतना शॉर्ट में क्यों बता रहे हो? इसके ऊपर है ना पूरा है ना 5 मार्क्स का चैप्टर है आपको, तो वहां पे ये डिटेल में बात होगी। फिलहाल के लिए जितना मैंने बोला उतना रखो कि अंदरूनी कंट्रोल, ताकि बिजनेस में फ्रॉड ना हो, बिजनेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। तो ये भी किसकी जिम्मेदारी? ऑडिटर की। ऑडिटर भी कंट्रोल लगवाएगा क्या? नहीं, इट इज द मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं? अच्छा सिर्फ होना जरूरी है? नहीं यार, वो तो अच्छे से काम भी करते हो, मतलब इंटरनल कंट्रोल सही से काम करने वाले भी होने चाहिए। तो मैनेजमेंट से लिखवा के लिया पहले कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, इंटरनल कंट्रोल लगाना उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। तीसरी चीज, मैं आऊंगा, मैं कुछ भी पूछूंगा मतलब सारी इंफॉर्मेशन को ऑडिटर को एक्सेस होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को एक्सेस होना चाहिए।
मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पूछ लूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर मांगता है वो उसको मिलनी चाहिए, मैं किसी से भी बात करूंगा उसने मुझे आंसर देना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन द एंटिटी। तो सर ये इतना सारा टेक्निकल याद करना है नहीं, सबसे पहले आपको अगर आंसर क्वेश्चन आपको ये लर्न करना है, इसका आंसर लर्न करना है, तो आपको लिखना है द प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं, चेक करने के लिए ऑडिटर शैल सबसे पहले डिटरमाइन दैट द एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। सेकंड चीज, ऑब्टेन एन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट इज इट्स रिस्पांसिबिलिटी, इट इज इट्स आगे का छोड़ दो, it is its responsibility that preparation of FS it is its responsibility for preparation of SS। सर आगे का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, for internal control, आगे का छोड़ दो, for internal control। थर्ड, to provide the auditor with all information and documentation, बाकी का छोड़ दो। additional information as the auditor may require, बाकी का छोड़ दो। and unrestricted, इतना लिखना है सर, नहीं सिर्फ लिखना है access to persons within the entity, access to persons within the entity, इतना लिखोगे 4 out of 4 मिल जाएगी। सर गारंटी जाके चेक कर लेना, सर्टिफाइड कॉपीज रहती है, मिल जाएगी आपको इंटर रैंकर्स की, इतना ही लिखते हुए ज्यादा अंदर चलते नहीं। तो सर फिर ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स जिस लेटर पे लिखे जाएंगे उस लेटर का कंटेंट क्या होगा, कंटेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, क्या ये लिखेंगे ये हमने एफआरएफ ये लिया है वगैरह, ऐसा नहीं होगा। तो इसके कुछ कंटेंट दिया है सर, ये क्या है, ये ज्ञान है जो आईसीआई हर जगह पे बांटता रहता है, इसको आप कट कर दो और यहां से शुरू करो। लेटर में क्या क्या होता है सर, लेटर में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहली चीज जो आपकी इंक्लूड होगी सर, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, कहां से लिखोगे, ऐसे 200 से लिखोगे कि ऑडिट जो हम करने वाले हैं वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रहेगा, इसमें हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करेंगे, ये सब चीजें रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दूसरा ऑडिटर की जिम्मेदारियां, तीसरा मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिट, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, फिर आप जो फोर्थ लिखोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करोगे। सर ये बाकी का नहीं हटा दो, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा एफआरएफ यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि आरबीआई बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई एक्ट वाला एफआरएफ यूज करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी है तो जो अपना इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट, उसको यूज करेंगे, जो भी रहेगा। लास्ट रहेगा जो ऑडिटर का फॉर्म है, वो चाहते हैं मैनेजमेंट चाहती है फॉर्म रेड कलर में ही हो, ये ब्लू कलर में ही हो। सर ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडिटर से कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स की उनको जरूरत होती है, या इस रिपोर्ट को किसी एक्सपेक्टेड फॉर्म में चाहिए रहता है। जैसे मान लो हमारे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है, हमारे मतलब कंपनी के, वो चाहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, उनको एक मेन ऑडिट रिपोर्ट तो चलेगा ही आपका, लेकिन उनको एक कंसाइज ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए छोटा करके। तो दिस इज क्या है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म या एक्स्ट्रा कंटेंट या एक्स्ट्रा फॉर्मेट में आप चाहते हो ऑडिटर आपको कोई और रिपोर्ट दे। तो उस केस में जो भी एक्सपेक्टेड फॉर्म एक्सपेक्टेड कंटेंट आपका है ना, उसको यहाँ पे एक रेफरेंस दे दो। रेफरेंस यानी क्या, एंगेजमेंट लेटर लिख दो कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस तरीके का कंसाइज रिपोर्ट भी चाहिए, सर आप प्लीज दे देना। दैट इज रेफरेंस टू द रेफरेंस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट एज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। सर ये बीच का हटाओ, काटने के लिए होता है, ऑडिट करने के लिए नहीं, ठीक है ना। लिखोगे फुल ऑन फुल मार्क्स, फुल ऑन फुल मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। दिस इज बेसिकली द इंक्लूजन्स। लेटर में क्या क्या इंक्लूड होता है इसकी बात है। यहाँ पे एग्जांपल दिया एंगेजमेंट लेटर का, सर अरे भाई आप फाउंडेशन के एग्जाम में नहीं हो, 12th स्टैंडर्ड में नहीं हो कि आपको ये सारे फॉर्मेट जो है लर्न करने हैं और ये पेपर में आएगा, ऐसा कभी कुछ आता नहीं। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, देख के कट कर देना, देख के कट कर देना। देखो ये इतना टाइम पास दे के रखा है सर, ये इतना दिया है, इसमें से क्वेश्चन। पहली बात तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हर एक छोटी से छोटी चीज आपकी किसी ना किसी चैप्टर में कवर हो जाती है। दूसरी चीज, फॉर्मेट कभी पेपर्स में नहीं आएंगे, कभी भी फॉर्मेट्स पेपर में नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। सर क्या होगा, अगर जो प्री कंडीशंस हम इतने टाइम से ऐसे 210 के हिसाब से ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। यानी क्या सर, प्रेजेंट नहीं मतलब क्या बोल रहे हो सर, यानी ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो शायद उसको नहीं मिलेगी, या फिर मैनेजमेंट एक्नॉलेज नहीं करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पांसिबिलिटी उनकी है, इंटरनल कंट्रोल रखने की रिस्पांसिबिलिटी उनकी है। ये जो हमने देखा था ना, ये प्रेजेंट नहीं है सर। तो ऐसे केस में ऑडिटर ने एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए वो ऑडिट एंगेजमेंट, नहीं करनी चाहिए। और मतलब कैसा होता है देखो सर, ये प्री कंडीशंस प्रेजेंट ना होना मतलब वही सबसे पहला कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने लगाया है ये अनएक्सेप्टेबल है। जो मैंने मार्क करा है उतने कीवर्ड से पेपर में इतने ही लिखने, बाकी का कट कर दो बिंदास बिंदास सर, मेरे भरोसे पे दिखाऊंगा कभी तो भी एक सर्टिफाइड एनालिसिस भी आएगा इसी के ऊपर, ऑडिट के पेपर के ऊपर, तो उसमें भी आपको चीजें समझ जाएगी। दूसरी चीज, अग्रीमेंट, मतलब जो मैंने बोला ना, मैनेजमेंट अग्रीमेंट नहीं दे रहा है किस चीज के ऊपर, कि रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, फाइनेंशियल्स बनाने की उनकी है वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में ऑडिटर ने ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ऐसी चीजें, ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना है। इन्होंने क्या करा, ऑडिट एंगेजमेंट जब हमने शुरू करा ना, मान लो यहाँ से इस दरमियान अपने को ऑडिट करना है, तो ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने का शुरू करने से पहले इन्होंने क्या करा, ऑडिट का जो स्कोप है उसके ऊपर लिमिटेशन डाल दिया। सर लिमिटेशन डाल दिया मतलब ये बोलते हैं ऑडिटर को, तुम है ना हमारे एंटिटी में किसी भी एम्प्लॉय से बात नहीं करोगे। अरे तुम, मैं एविडेंस कैसे जमा करूंगा गाइस, मेरे को तो एविडेंस जमा करने। तो अगर
ये मैनेजमेंट वाले, ये दो चार्ज विद गवर्नेंस वाले एक लिमिटेशन इंपोज करते हैं किसके ऊपर, स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क के ऊपर, ऑडिटर के काम के ऊपर एक लिमिटेशन इंपोज करते हैं। चलो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम अटक नहीं रहा है तो अलग बात है, लेकिन ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर को लगना यानी कि ऑडिटर बिलीव्स कि इससे क्या होगा गाइस, उसका जो ओपिनियन है, ओपिनियन यानी क्या, हम लिख के देंगे ना ओके, लिखेंगे ओके, कैसे लिखेंगे, इसको हम ओपिनियन बोलते हैं। तो ये ओपिनियन जो होगा ना, ये या तो वो दे ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा सर आई कैन नॉट से एनीथिंग, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लेम करना। क्लेम करना यानी बोलना ये मेरा है, ये मैं हूं। डिस्क्लेम करना, डिसओन करना यानी बोलना सर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो या तो मुझे ये ओके लिखने को ही नहीं होगा यानी मैं डिस्क्लेम कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा पता है, मैं मतलब एक तरीके से मुझे ऐसा ऐसा कहना चाहता हूँ कि साला मेरे ऊपर इस तरीके का लिमिटेशन डाल रहे हो तुम लोग कि मेरे को कोई ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलेगा, और ऑडिट एविडेंस सही होना चाहिए, हमने देखा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, समझ रहे हो। तो ये सही नहीं है और मैं डिस्क्लेम करना चाहता हूँ, डिस्क्लेम यानी मैं ओके भी नहीं लिख पाऊंगा सर, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा। तो उस केस में मतलब देखो, ऑडिटर बिलीव्स कि इस लिमिटेशन से क्या होगा, ऑडिटर विल डिस्क्लेम एन ओपिनियन, उसका जो डिस्क्लेमर है, उसका जो ओपिनियन है वो डिस्क्लेमर होगा, rather than giving an opinion, वो ओपिनियन ही दे पाएगा। तो उस केस में उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ये लिमिटेड एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट को नाम देखो क्या हो गया, लिमिटेड। लिमिटेड यानी क्या यार, इसमें आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलने वाले सही से, तो दिस बिकम्स अ लिमिटेड एंगेजमेंट। अनटिल एंड अनलेस लॉ है, कोई रेगुलेशन है जो आपको रिक्वायर्ड बोलता है कि नहीं करके दो यार, कुछ भी करो लेकिन ये ऑडिट करके ही दो, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा। एमसीक्यू बनेगा कि इम्पोज लिमिटेशन, मैनेजमेंट हैज इम्पोज्ड लिमिटेशन, ऑडिटर को लगता है कि ऑडिटर का ओपिनियन डिस्क्लेम में चला जाएगा, दैट इज ही विल डिस्क्लेम हिज ओपिनियन। तो उस केस में क्या उसने एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बोलोगे नो, ही विल नॉट एक्सेप्ट, नहीं करेंगे हम लोग। फिर ये तो ये वाली सिचुएशन हो गई थी कि एक्सेप्टेंस करने से पहले, लेटर पे साइन करने से पहले वाली लिमिटेशन डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ऑडिट करने का ये ड्यूरेशन है, इस दरमियान हम ऑडिट करने वाले हैं, ये एक्सेप्टेंस का डेट है, और ये शुरू करने के बाद चला ये लोग यहाँ पे कहीं तो भी क्या कर रहे पता है, लिमिटेशन डाल रहे हैं यार मेरे ऊपर, मेरे स्कोप के ऊपर। यार मुझे बोलते बात मत करो एम्प्लॉय से, यार ह्यूमन बीइंग हो यार, बात नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा यार, ऐसे थोड़ी है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, दे आर जो मेरे टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट के, जिसके ऊपर हमने तीनों ने, ऑडिटर ने, मैनेजमेंट ने, दो चार्ज विद गवर्नेंस ने साइन करा है, ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स अब हम बोल रहे हैं चेंज करने की। कौन बोल रहा है हमको, ये मैनेजमेंट, ये दो चार्ज विद गवर्नेंस, ये लोग बोल रहे सर अब चेंज करो। तो सबसे पहले ऑडिटर बोलेगा यार देखो, मतलब आपको कोई बोलेगा कोई चीज बदलो तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे, सर व्हाट इज द रीजन। ऑडिट की लैंग्वेज में रीजन को हम बोलेंगे जस्टिफिकेशन। वो बोलेंगे बस मर्जी हो गई इसलिए बोल रहे हो, नहीं सर, जस्टिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल यानी कैसा, रीजनेबल यानी कैसा, एकदम लॉजिकल, रैशनल होना चाहिए। तो ऑडिटर ने ना इस चेंजेस को ना अग्री नहीं करना चाहिए, विल नॉट अग्री अनटिल अनलेस उसको लगता है कि हाँ रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो ही विल नॉट अग्री इफ देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अब मान लो एंटिटी ने क्या करा, हमको बोला कि आप ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज करो, और रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट है। आपको बताऊं दोस्तों, ये इजी है कि एग्जिस्ट करता है इसलिए चेंज कर रहे हैं, ऐसे सवाल पेपर में कभी नहीं बनेंगे। पेपर में सवाल आता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है नहीं, तो आप क्या करोगे, नाचोगे, क्या करोगे। तो देखो, मान लो कि हमको दिखता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा। जैसे अभी यहाँ पे ये बोलता है कि ऐसी सिचुएशंस कब होंगी, जब जो मैनेजमेंट है, जो दो चार गवर्नेंस है, वो लोग बोलेंगे कि सर आप क्या करो ना, आप टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बदलो। तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस मतलब बदलाव हो गए हैं, जिस दिन लेटर साइन किया था उस दिन से, और आज जब ऑडिट शुरू कर रहे हैं इस दौरान कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं सर चेंज करो। क्या हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट, उनको लगता है हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं, हमको तो पता है हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो इस केस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बोलते हैं प्लीज सर ये इन्वेस्टिगेशन वाला वर्ड हमको हटाना है। हटाना है मतलब लिखते नहीं बेसिकली, लेकिन एक उनके समझ में, हमारी समझ में मिसअंडरस्टैंडिंग है। या फिर ऑडिट एंगेजमेंट के, तो इस तरीके से कुछ रीजंस दिए, सर ये इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये लोग हमको क्या बोल सकते हैं, आप प्लीज ना क्या करो, टर्म्स चेंज करो। अब रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ऑडिटर को, तो ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ देखेगा जो ऑडिट वर्क हमने परफॉर्म किया है, ऑडिट प्रोसीजर्स अब तक वो रेलेवेंट है, अगर है तो चलो प्रोसीड करो आगे, क्या दिक्कत है, सब तो सही है, समझ रहे हो। लेकिन अगर इस ऑडिट एंगेजमेंट में इसके टर्म्स में चेंजेस किए गए, और अभी हमको जो एश्योरेंस चाहिए रहता है, ये कैसा एश्योरेंस चाहिए रहता है गाइस, फर्स्ट लेक्चर याद करो, किस तरीके का, हाई लेवल एश्योरेंस। ये अभी आपको मिलना है लोअर लेवल एश्योरेंस, तो क्या करने का, तो क्या छोड़ दो फिर काम, अब क्या करेंगे, छोड़ दो फिर। तो सबसे पहले अगर आप ऑडिट शुरू करने से पहले आपको बोला जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, चेंज कीजिए, और अगर आपको सबसे पहले चेक करना है यार रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या,
अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है जो कि अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता, तो आप चेक करोगे जो ऑडिट वर्क हमने परफॉर्म किया कितना रेलेवेंट है, नहीं तो बदल दोगे। सर ये आप बीच का क्यों नहीं कर रहे हो, कट कर दो गाइस, बिंदास कट कर दो, जाके चेक कर लेना पिछले 20 क्या 40 अटेम्प्ट के पेपर चेक कर लो, ऐसे सवाल कभी नहीं बनते। हटा दो ये हटा दो, ये एमसीक्यू के लिए है, जितना मैंने हाईलाइट करा है ना उतना मार्क करो, बाकी का सब कट कर देना। अब आता है मेन चीज, सर अब क्या करें अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है ऑडिटर को कि क्यों कर रहे हैं लोग, या फिर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन मिल गया लेकिन एश्योरेंस इतना लो है कि हम लोग ऑडिट ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू अ चेंज, एक तो ये चेंज करने को बोल रहे हैं और हम अग्री ही नहीं कर रहे हैं, हमको क्योंकि हमको रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है सर, और ऑडिटर और हमको ये ना परमिट भी नहीं कर रहे हैं टू कंटिन्यू, so the auditor is unable to agree to a change and the management is not permitting him to continue, in that case withdraw यानी रिजाइन करो, निकल जाओ वहां से, रिजाइन वेयर पॉसिबल। अच्छा रिजाइन करोगे तो मतलब बस ऐसे चले जाओगे, हाँ मैं कल से नहीं आऊंगा यार, थोड़ी ना कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो आप लोग, कल से चले गए तो भी वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे यार, तो प्रोफेशनल काम कर रहे हो। तो इस केस में आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताने की, रिपोर्ट करने की, क्या आप रिजाइन कर रहे हो किसी गवर्नमेंट को, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। ये सिर्फ एक बार चेक कर लो और रिजाइन कर दो, विड्रॉ कर दो। तो यही पेपर में क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क के लिए बन जाता है, समझ रहे हो? अब यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी टेक्निकल नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो आप बोलोगे सर ये क्या बता दिया, ये तो कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिससे वीडियो को स्किप करके चले जाओगे, ऐसा कुछ अभी तक हमने देखा नहीं है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट्स, रिकरिंग यानी बार बार सालों सालों जन्मों तक किसी कंपनी के ऑडिटर हो, तो उस केस में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर तो आपने बहुत स्टार्टिंग में साइन किया रहेगा, तो क्या इसको चेंज करना पड़ेगा? तो देखो रिकरिंग ऑडिट मतलब कौन सा ऑडिट, जो ऑडिटर सालों तक 4 इयर्स परफॉर्म करता है। तो यार क्या होता है ना, ये वाला इसको मार्क कर लेना आईएमपी, इसको मार्क कर लेना आईएमपी। तो कब कब ये ऑडिट का एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना है, या फिर आपको रिमाइंड करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, एंटिटी को, कि चलो ये ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स है ये ऐसी ऐसी है, ऐसी सिचुएशंस कब अराइज होंगी, तो ये है। सबसे पहले एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स, एंटिटी को लगता है ऑडिट यानी इन्वेस्टिगेशन, नहीं यार एंटिटी को मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इनको तुमको रिमाइंड कर दो, नहीं ये देखो ये टर्म्स है, या फिर रिवाइज कर दो टर्म्स, समझ रहे हो? ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स थी कुछ रिवाइज या फिर स्पेशल कंडीशंस उसमें डालनी रहेगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो रहेगा उसकी टर्म्स को रिवाइज करेंगे, आपने कोई डालना है उसमें कुछ, समझ गए हो? सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट है, जैसे टाटा है, टाटा सर है, उनका जो इतना बड़ा ग्रुप है उसकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उसमें कुछ रिसेंट चेंज हुआ है, जैसे बीच में हुआ था साइरस मिस्त्री वाला, बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था वो, समझ रहे हो? ओनरशिप में चेंज हो रहा है, ओनरशिप में चेंज मतलब क्या हो गया, जैसे आपने अभी देखा होगा पतंजलि कंपनी ने रुचि सोया कंपनी को खरीद लिया, तो अभी इनके ओनर जो थे वो बदल गए, तो यहाँ पे आपको पतंजलि को रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमारी इनके साथ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या टर्म्स थी, समझ रहे हो? कंपनी के नेचर में, कंपनी के साइज में काफी बड़ा बदलाव हो गया। सर नेचर में, अरे पहले बना रहा था सिर्फ सिगरेट बना रहा था, अभी कैंसर की मेडिसिन भी बना रहा है सिगरेट वाले तो बहुत बदलाव आ गया नेचर में, साइज है ना, पहले छोटा बिजनेस था अभी बड़ा हो गया, पहले स्टार्टअप था, समझ रहे हो? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कोई बदलाव आ गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में मतलब सेबी ने अभी जैसे मान लो सेबी ने कोई नया रूल लाया, लॉ लाया, जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ रहा है किसी कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव आ गया, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था जो कंपनीज एक्ट था, पुराना वाला कंपनीज एक्ट था, ओके। ये वाले कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल अलग था जिसमें अलग फॉर्मेट दिया था, 2013 से पीएनएल बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट आ गया, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव आ गए, समझ रहे हो? और कोई अपना सबसे फेवरेट पॉइंट, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज रहेगा तो ये भी बनेगा। सर ये याद कैसे रखेगी, इसमें क्या है यार, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप बोलोगे कि ये मतलब क्या बोल दिया आपने। ऊपर से नीचे हायरार्की वाइज देखेंगे तो ओनर बदल गए, मैनेजमेंट बदल गई, नेचर या साइज बदल गया बिजनेस का, बैलेंस शीट बना रहे हो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बदल गया, ये अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में बदलाव आ गया, हो गए आपके आधे पॉइंट तो इधर ही कवर, इतना कुछ इसमें है नहीं। अब हम आगे चलते हैं हम तो देखते हैं, तो हम अभी हमको देखना है SQC1 और SA220। सर ये इतना बड़ा चैप्टर है, कैसा था पहले जो पोर्शन होता था ना उसमें थियरी अलग हुआ करती थी, मतलब चैप्टर्स और स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग का अलग स्टडी हुआ करता था। अभी आईसीए ने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है, इसलिए हर चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, कंटेंट अभी भी वैसे का वैसा है और बहुत सही है। ऑडिट करने जाओगे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ऑडिट से अच्छा और कुछ भी नहीं। तो देखो SQC1, सर नेम लर्न करना है, SQC1 का नेम नहीं लर्न करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत कम आस्क्ड क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्ट, ओके। ये बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स
that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related service engagement। सर ये क्या इतना बड़ा नाम क्या बोल रहा है भाई? ये अभी तक जब हम पढ़ रहे थे ना तो हम क्लाइंट के लिए पढ़ रहे थे, क्लाइंट कैसा हो, ये कैसा हो, अपना ऐसे में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्म्स एंड ऑडिट जो अपना एंगेजमेंट लेटर है उसमें टर्म्स क्या हो, उसमें चेंज कब करे, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या करे, ऐसी बातें थी। अभी हम बात कर रहे हैं भाई क्लाइंट वाइंट छोड़ो, तुम एक सीए फर्म हो, तुम्हारे अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए सर, और ये क्वालिटी अंदर मेंटेन हो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पीपी। पीपी यानी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जैसे कि एक सीए को अपने आर्टिकल्स को बता के रखना होना चाहिए कि भाई देखो, जब भी तुमको कोई भी मान लो क्वेश्चन है, किसी के ऊपर तुम्हारा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, क्वेश्चन है, तो उस केस में अपने मन से कुछ भी मत कर देना। फॉर दैट अब क्या करना, सबसे पहले आपकी जो भी क्वेरी है उसको राइट डाउन करो, राइट डाउन करने के बाद इसको ईमेल पे अपने बॉस को भेजो, मतलब जो भी रहेगा सीए मेन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनमें पार्टनर उनको भेजो, उनसे कंसल्ट करो, उनसे भी आपकी दुविधा सॉल्व नहीं होती, फिर भी आपका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो सबसे सीनियर पार्टनर के पास चले जाओ। ऐसा अभी ये सब क्या है यार, ये पॉलिसी है, एक प्रोसीजर है, जो मेंटेन जो लिख के रखा है, दिया है फर्म का। हम बोल सकते हैं हमारे फर्म का स्पिरिट है, हमारे फर्म का जो एक हम कहते हैं ना यार कि हमारे उसूल है यार ये, तो आपके उसूलों को हम बोलेंगे पीपी, दैट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ऐसी हो जिससे फर्म का क्वालिटी कैसा रहे, सबसे ज्यादा हाई रहे, मैक्सिमम रहे, ऑप्टिमम रहे। तो एसक्यूसी वो बोलता है अ फर्म यानी एक सीए की फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड मतलब उसी को क्या प्रोवाइड करेगा, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस। ये क्वालिटी कंट्रोल के पीपी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे सर, किसको, सीए फर्म को ही प्रोवाइड करेंगे कि वो फर्म एंड इट्स पर्सनल मतलब इनके जो लोग हैं, ये फर्म और उसके लोग कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जो आईसीआई बताता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं गाइस, आईओपीसीपी, ओके, एंड रेगुलेटरी मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ रहेंगी तो उसको भी ये लोग कंप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स ये लोग इशू करते हैं ना, ये अप्रोप्रिएट होते हैं, सही होते हैं, क्वालिटी वाइज बेस्ट होते हैं। सर क्वालिटी यानी पेपर क्वालिटी, अच्छा वो तो प्रेजेंटेशन की बात हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं किस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि जो आपके जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आपके जो लोग हैं, आपके जो पार्टनर्स लोग हैं, ये लोग क्वालिटी यानी क्या, आईओपीसीपी बहुत हाई लेवल पे मेंटेन करते हैं, पेपर की क्वालिटी तो अच्छी रखोगे आप ऑब्वियसली, तो ये एसक्यूसी 1 होता है। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पहले का ये वाला जो है ना, इसको एक बार रीड करके कट कर दो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स, सर एक फर्म है सीए की, ये मेंटेन करना चाहता है पीपी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर क्यूसी यानी क्वालिटी कंट्रोल, तो सर इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले ये बोलते हैं लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज, कोई तो फर्म में होना चाहिए जो लीडरशिप की रिस्पांसिबिलिटी लेगा, मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कोई तो बंदा, कोई तो सीए आपके इसमें होना चाहिए जो इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा। दूसरी चीज एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक भी करेगा आईओपीसीपी। तीसरी चीज, कोई भी क्लाइंट रिलेशनशिप जो फर्स्ट टाइम आया है या फिर जो पहले से अपने पास है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आया उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये करने से पहले इस क्लाइंट को भी तो चेक करोगे कि ये क्लाइंट ही ना फ्रॉड निकल जाए बहुत बड़ा, तो ये करने से पहले कौन सी चीजें चेक करोगे, ये एलिमेंट्स में आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल के। ह्यूमन रिसोर्स, जो लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो यार, नल्ले गोल्ले दोल्ले लोगों को रिक्रूट करोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी यार, आर्टिकल्स अच्छे होने चाहिए, आपके जो मेंबर्स के जो पार्टनर्स रहेंगे वो अच्छे होने चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स भी इसका एक एलिमेंट हो जाता है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जब भी ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा उस वक्त की बातें, उस वक्त का जो प्लान है, उस वक्त जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मतलब कि मैं बोल रहा हूँ एक्स सही है, दूसरा बोल रहा है वाई सही है, ऐसी वाली चीजें जब होती है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट किया जाए, यानी कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी हम बात करेंगे, ये भी एलिमेंट है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग, यानी जो हमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई है फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्या ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए मॉनिटरिंग भी बात आएगी। तो दीज आर द एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसके हेडिंग्स, इसका अंदर का कंटेंट है आगे डिटेल में, लेकिन सिर्फ ये हेडिंग्स अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे अपना एमसीक्यू सॉल्व होता है। तो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज मतलब क्या, एक फर्म ने जितना हाईलाइट किया उतने मार्क करो, बाकी कट करो, ठीक है। एक फर्म ने एस्टैब्लिश की पॉलिसीज प्रोसीजर जो इस तरीके से डिजाइन है टू प्रमोट व्हाट एन इंटरनल कल्चर। इंटरनल कल्चर मतलब क्या यार, इंटरनल कल्चर मतलब आने वाले हर एक बंदे को, हमारे इधर काम करने वाले हर एक बंदे को ये बिलीफ रहे, उसको ये पता रहे हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो इस फर्म का काम करने का तरीका है वो है क्वालिटी वाला तरीका। तो एक इंटरनल कल्चर ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी जो है ना वो बहुत एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट्स, ये सबको बिलीफ होना चाहिए, सबको समझना चाहिए, ऐसी आपकी पीपी बनेगी। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या यार, कि आपका जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओगे वो ये इंश्योर करे कि हमारे सारे लोग,
हमारे सारे सीए मेंबर्स, हमारे सारे पार्टनर्स, हमारे सारे आर्टिकल, जो भी लोग हैं, ये आईओपीसीपी आईसीआई की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। यही लिखा हुआ है आईओपीसीपी यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट है ना, इसको मार्क कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इंडिपेंडेंस जो होता है हर एंगेजमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एंगेजमेंट। तो फर्म ने इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए जिससे उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि उसके उस फर्म के सारे मेंबर्स, सारे पर्सनल इंडिपेंडेंस को स्ट्रिक्टली लेते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, ड्यूरिंग दैट पार्ट इफ दे, तो इसका फर्स्ट रहेगा द फर्म विल टेल इट्स मेंबर्स, इट्स पर्सनल कि व्हाट आर द इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए सबसे पहली कि आप कम्युनिकेट करो दैट व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर इंडिपेंडेंस। और वही पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए सेकंड टाइम दे विल आइडेंटिफाई करे क्या, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रीच एंड इंडिपेंडेंस को ब्रीच किया किसने, तोड़ा, हमने देखा है बहुत डिटेल में पिछले वाले वीडियोस में। तो आइडेंटिफाई कर सके ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेने की क्षमता हो, ऐसे आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो देखो ये वही बात करता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। सर हम इसको इतना शॉर्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज इररेलेवेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। अभी तक कभी कोई सवाल आते नहीं है। हम ये जो मार्क भी किए ना, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एमसीक्यू, ओनली एंड ओनली फॉर एमसीक्यू। ये देखो एमसीक्यू यहाँ से आएगा एक हर बार, एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार फर्म ने अपने ही पर्सनल से, अपने ही ह्यूमन रिसोर्स वालों से, अपने ही लोगों से एक एनुअल कंफर्मेशन लेना चाहिए। कंफर्मेशन मतलब लेटर पे साइन करके दो कि आप इंडिपेंडेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे रूल्स जो भी है सही सलामत फॉलो कर रहे हो। रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो आ जाएगा कितने साल में कितनी बार करना चाहिए, तो लिख देना है एनुअली करना है, बार बार नहीं करना है। समझ रहे सब लोग? क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीजें आपको एक्वायर करनी है सर? बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट वी शुड चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, वी शुड चेक द कंपेटेंस ऑफ द क्लाइंट, वी शुड चेक द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सर व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि हम लोग एज अ फर्म, एज अ सीए, क्या हम लोग इसके साथ काम करते हुए एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर पाएंगे? हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये चेक करने को बोल रहा है भाई। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट कितना सच्चा है, ये चेक करने को बोल रहा है। कॉम्पिटेंस मतलब क्या, हमारे पास एज अ फर्म, एज अ सीए, हमारे पास उतना टाइम है क्या इनके ऊपर स्पेंड करने के लिए, हमारे पास उतना वर्कफोर्स है क्या इनके ऊपर लगाने के लिए, ये सब चीजें चेक करना होता है। सर इसको डिटेल में यहाँ नीचे डिटेल में देखेंगे सर। तो हाउ टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, हाउ टू चेक इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स। अपना क्लाइंट जो है, उसके जो प्रिंसिपल, उसके जो मेन ओनर्स है, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनका बिजनेस रेपुटेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इससे इंटीग्रिटी प्रूव हो सकती है क्लाइंट की। ऑब्वियसली बिजनेस थोड़ी अपने आप चलता है यार, चलाने वाले तो ओनर्स लोग होते हैं। तो प्रिंसिपल ओनर्स का रेपुटेशन, प्रिंसिपल ओनर्स की आइडेंटिटी एक बार चेक कर लो तो आपको इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट चेक करने को मिलेगा। क्लाइंट का जो ऑपरेशन है, क्लाइंट का जो बिजनेस है गाइस, उसका नेचर चेक करो क्या है। कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहा जो लॉ में इलीगल है, ये इससे क्या होगा, अपने को उसकी इंटीग्रिटी समझेगी। चेक करना पड़ेगा एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स टुवर्ड्स एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को बहुत जगह पे ऑप्शंस देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन हम एसएलएम पे भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूडीवी पे भी लगा सकते हैं। तो यार हम क्या करते हैं ना, ऐसी ही पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं जिससे हमें फायदा हो। हम रियल सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या फिर और अच्छे से बताऊं तो हम ना वही चीज सिलेक्ट करते हैं जिससे हम लोग जो चाहते हैं वो चीज हो, रादर देन जो लॉफुली सही है। लीगली कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन वही खर्च जो अपने को चाहिए। तो एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एएस करने वाले प्रिंसिपल ओनर्स रहेंगे तो इंटीग्रिटी पे सवाल आ जाएगा। क्या ये जो क्लाइंट है ये अग्रेसिवली कंसर्न है टुवर्ड्स मेंटेनिंग द फर्म्स, मतलब सीए लोगों की फीस एज लो एज पॉसिबल रखने में कंसर्न है क्या? इन दैट केस अगेन इंटीग्रिटी पे सवाल आ जाता है, क्योंकि जिसकी फीस कम उसका काम कम। समझ रहे हो? हमारे स्कोप ऑफ वर्क पे इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहे हैं ये लोग। क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ऐसा समझ में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग पता है क्या है? हवाला, समझ रहे हो? इलीगल पैसा इस देश से उस देश में भेजना वगैरह, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग होता है। साथ ही साथ पुराने फर्म को, प्रीवियस फर्म को नॉन रीअपॉइंटमेंट, उसको रीअपॉइंट क्यों नहीं किया गया और हमें क्यों रीअपॉइंट किया गया, इसके रीजन पे भी थोड़ा सा हम सर्च करेंगे तो हमें इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सर ये सब याद रखना है जी, सिर्फ उतना ही याद रखना है जितना हमने मार्क करा। तो इसके अलावा इसमें और कुछ भी याद, अच्छा लर्न मत करो, रटो नहीं, 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, अपने आप हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हाँ, ये भी वही है यार, हमारी जो पीपी होती है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होती है रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस यानी कोई भी क्लाइंट रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, हम सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कंसिडरेशन किस चीज को देना है, कौन सी चीजें हमको देखनी है, क्या देखना है? तो ये बोलता है
आपकी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम टू टाइम रिव्यू करते जाओ। दूसरी चीज बोलता है पॉसिबिलिटी ऑफ विथड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, अगर हमें लगता है कि हम नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं तो विथड्रॉ करना पड़ेगा क्या, ये भी चेक कर लो। सर ये इररिलेवेंट है, कट कर दो, एक बार पढ़ के कट कर दो बिंदास। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स यानी लोग जिनको आप एम्प्लॉय करोगे सर, लोगों की रिक्रूटमेंट, उनका पगार, उनका जो सैलरी कंपेंसेशन, उनकी ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, ये सारी चीजों पे भी अच्छी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। कभी सवाल नहीं बनता, एमसीक्यू में भी नहीं बना, कोई किसी को जॉब वाले नहीं चाहिए, ऐसा बेसिकली वो बोलना चाहते हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जब आप ऑडिट कर रहे हो कभी भी कोई डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर आ जाए, कंटेंशियस मतलब जिसके ऊपर दो तरीके के ओपिनियन बन सकते हैं, उस केस में प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहिए। सर हम किसको कंसल्ट करें, आपके फर्म में कोई अच्छा बंदा है उसको कंसल्ट करो, नहीं यार हमारे फर्म में तो सब पागल भरे हैं सर, तो आप क्या करो, किसी एक्सटर्नल किसको करोगे, आपके दोस्त को नहीं, किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को कंसल्ट करोगे। और जो भी कंसल्टेशन आप करने वाले हो उसको क्या करना, राइटिंग में लिख के रखना कि बाबा हमारे इसमें ये इशू हुआ था, हमने राइटिंग में लिख के रखा है। कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस ऑन डिफिकल्ट एज वेल एज कंटेंशियस मैटर्स, या तो इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, एक्सपर्टीज जिनके पास होता है उनसे ले लो। सर जब भी आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करते वक्त जब भी कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया जाएगा कि ये चीज इस तरीके से होगी, ये चीज इस तरीके से नहीं होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट, मान लो ऑडिटर ने बोला सेल्स जो होंगे ना, सेल्स क्योंकि ये जीएसटी में भी दिखने वाले हैं अपने को, तो एक काम करो, इसको ना पूरा मत चेक करो, 50% चेक करो, तो यार दिस इज अ प्रोफेशनल जजमेंट, बंदा सालों से ऑडिट कर रहा है, उसको पता है यार ये। तो उस केस में ये बोलता है कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट अगर ऑडिट के दरमियान किए जाएंगे तो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले, बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, इनसिग्निफिकेंट जजमेंट्स को एटलीस्ट एक बार रिव्यू किया जाए। सर रिव्यू कौन करेगा, अगर हमारे सर ही ये बनाते हैं तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, EQCR। ये एक पर्सन होता है, ये एक सीनियर पर्सन होता है, ये फर्म के अंदर का भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। इसको किसको अपॉइंट करना है सर, कौन अपॉइंट करेगा इसको, हमारी फर्म अपॉइंट करेगी। सर क्यों अपॉइंट करेगी, ये चेक करेगा कि ऑडिट करते वक्त हमने क्वालिटी मेंटेन करी थी कि नहीं करी थी। तो यही EQCR जो रहेगा, EQCR वाला बंदा रहेगा, यही क्या करने वाला है, रिपोर्ट इशू होने से पहले जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट वो पर्सनल ने, सीए ने करी थी उसको रिव्यू करेगा। सर तो सवाल आता है क्या ये जब रिव्यू कर रहा है तो क्या ये जो एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर्स यानी कौन सर, जो मेन लीड लेने वाला सीए है, 4 पार्टनर्स है उसमें से एक बंदा है जो मेन इस ऑडिट पे काम करेगा, उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी सर, नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, जस्ट बिकॉज EQCR ने क्या करा है, रिव्यू करा है, क्या करा है, EQCR ने रिव्यू करा है, इसकी वजह से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% भी कम नहीं होगी। एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला ही बनेगा। साथ ही साथ ये बोलते हैं सर ये EQCR रखना, आप बोलोगे हमने तो छोटे छोटे सीए फर्म में तो साला एक ही पार्टनर था, एक ही प्रोप्राइटर है सर, वो कहां से EQCR रखेंगे। तो ये बोलता है आप छोटी मोटी फर्म हो तो ये आपके ऊपर है, आपको EQCR रखना है कि नहीं रखना है, ओके। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करते हो, कौन सी कंपनीज का, लिस्टेड कंपनीज का अगर आप ऑडिट करते हो तो उस केस में आपको EQCR को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट MCQ, समझ गए। आगे चलेंगे, एंगेजमेंट टीम का काम करते वक्त डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, तो वापस हम वही बोल रहे हैं कि रिपोर्ट जो है ना वो तभी इशू करना, ऑडिट रिपोर्ट, जब ये जो डिफरेंसेस है ना ये रिजॉल्व हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, समझ रहे हो आप, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर हमारा ऑडिट, मान लो ये ऑडिट का ड्यूरेशन है, इस दिन हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, तो ये जो फाइलें, ये जो डॉक्यूमेंट्स इस दरमियान हमने बनाई रहेंगी ना, ये बोलते हैं विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज ऑडिट कंप्लीट हुआ नहीं, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट बन गया, ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन बन जाता है उसके 60 डेज के अंदर, कितने 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे फाइल्स को एक जगह पे असेंबल करना है, असेंबली करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। The firm should establish PP, policies and procedures for engagement teams to complete the assembly of final engagement files on a timely basis after the engagement reports have been finalized. The assembly of engagement files should be completed in not more than 60 days. समझ गए सब लोग। ऑब्वियसली ये जो आप फाइल्स रखोगे, इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इनकी सेफ कस्टडी, ये सब मेंटेन रहे, इसके लिए भी आपको पीपी यानी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है। सर ये पेपर्स कब तक मेंटेन करेंगे हम लोग, ये पेपर्स आपको मेंटेन करने हैं, अगर लॉ बोलता है ज्यादा दिन रखो तो ज्यादा दिन रखो, लेकिन लॉ ने कुछ नहीं बोला तो एटलीस्ट मिनिमम 7 इयर्स तक रखो। किस दिन से सर, ऑडिट रिपोर्ट की डेट से। एक बार नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन आ गया था, किसी को नहीं जमा, क्या लिखना है,
2021 में भी एक बार ये शॉर्ट में पूछ लिया था, किसी को हिट भी नहीं हुआ कि ये पूछ रहा है, लोग अलग ही बात बता रहे थे, लोग अलग ही क्वेश्चन लिख रहे थे। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? एग्जामिनर्स कमेंट आते हैं, एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उसमें ये चीज बताई गई थी कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे थे बच्चे। तो यहाँ पे एक चीज और एक लिखता है, द रिटेंशन पीरियड मतलब डॉक्यूमेंट्स लिखने चाहिए एटलीस्ट फॉर 7 years, और अगर लिखा है मान लो लॉ में बताया गया है तो ज्यादा रखो। कब से सर? डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट से। अब ये मॉनिटरिंग क्या होता है सर? व्हाट डज दिस मॉनिटरिंग मींस? मतलब वही यार जो आप करते थे ना स्कूल में, मॉनिटर बने घूमते थे, फर्स्ट बेंचेस करते थे ये चीजें, सबके ऊपर ध्यान रखते थे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें करते थे, तो वही यहाँ पे भी करना है। आपके फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इस तरीके से बनी रहे कि जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने लगाया हुआ ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स है ना, उसके ऊपर आपका ध्यान रहे, मॉनिटरिंग होती रहे। कुछ कहीं पे कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज ज्यादा हो रही है, तो इसके ऊपर ध्यान देना, इसको चेंज करना, ये सब चीजें करने के लिए होता है मॉनिटरिंग। सर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। देन कम्स दिस SA 220, SQC जो 1 है आपका और SA 220 जो है, दोनों सेम कंटेंट बोलते हैं। सिर्फ याद रखना SA 220 सिर्फ ऑडिट और ऑडिट के लिए होता है, ओनली एंड ओनली ऑडिट के लिए होता है। SQC 1 ऑडिट के लिए भी होता है और रिव्यू एंगेजमेंट के लिए भी होता है। तो सर इसमें सब सेम रहेगा, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। 31 पेज नंबर पे अब हम हैं और यहाँ से आगे आपको जो कंटेंट मिलेगा सब कॉपी पेस्ट मिलने वाला है पूरा, ठीक है। तो देखो वापस बोलेगा, एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सिर्फ यहाँ पे ऑडिट नाम आएगा, आपको क्वालिटी कंट्रोल रखनी है। सर ये क्या है? वापस सेम कॉपी पेस्ट। सर ऐसे 222 देखो पूरा कॉपी पेस्ट, बिल्कुल नहीं देखना, एक बार भी नहीं, सेम टू सेम, सेम टू सेम पूरा आप चेक कर लेना, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा। दिस इज द न्यू पार्ट एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। पहले भी था, यहाँ पे भी है, इसमें भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है, थोड़ी सी चीजें अलग है। देखो फर्स्ट वाला तो एकदम सही सेम टू सेम रहेगा, सेकंड वाला भी एकदम सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ ये है, ये नया है। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज फार एज अपना जो क्वालिटी कंट्रोल, अपना जो SA 220 है उसमें दी गई है कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज फार एज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज अपॉइंटेड, EQCR। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा EQCR अपॉइंट करो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करो। साथ ही साथ ऑडिट के दरमियान जो सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए थे वो क्या करो, एंगेजमेंट EQCR के साथ डिस्कस करो। और जब तक EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट ना हो, जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट ना हो, उस डेट से पहले ऑडिट रिपोर्ट मत बनाओ। तो अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट आपका 1 अक्टूबर 2023 या फिर 24 को होता है, तो ऑडिट रिपोर्ट इसके बाद ही बनेगा, मतलब बना पहले होगा लेकिन डेट उसके ऊपर इसके बाद वाली ही होनी चाहिए। सर सेम सेम सेम, हेडिंग्स भी सेम, अंदर का कंटेंट भी सेम। यहाँ पे गाइस आपका एथिक्स वाला चैप्टर खत्म हो जाता है ना। हम फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना इसमें ऐसा रहेगा, आपको ये क्वेश्चंस हम देंगे, ये क्वेश्चंस की फाइल जो रहेगी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं इसको कमेंट बॉक्स में डाल के रखूंगा। आप क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेंड करना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार आप चैप्टर को गो थ्रू करके आपने लेक्चर देख लिया, ये क्वेश्चन सब इजीली हमें अटेम्प्ट करोगे। तो ये वाले क्वेश्चंस विद आंसर्स कमेंट में रहेंगे, साथ ही साथ इसकी जो फाइल है इसकी लिंक भी मैं देके रखूंगा, आप मुझसे मांग सकते हो। और यहाँ पे अपना एथिक्स कवर हो जाता है। आप क्वेश्चंस लिख के मुझे आंसर्स भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको उसके ऊपर 100% पर्सनलाइज कमेंट दूंगा। कहाँ पे भेजना है, जो नंबर आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप भेज सकते हो।